हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। बेटा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है और 18 जून हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 90% चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 18 जून को ही होगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। तो ये जो वक्त है ये आपको पूरा कड़ी मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि बस यही 5 महीने हैं जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और 5 महीने के बाद जब आप एप्रन पहन के, व्हाइट एप्रन पहन के, स्टेथोस्कोप लेके अपनी मम्मी और पापा के पास जाओगे तो उस वक्त आपको खुशी का अंदाजा ही नहीं होगा और अपने पेरेंट्स के सपने को भी साकार करोगे और अपने भी सपनों को साकार करोगे। कहते हैं ना बेटा, कड़ी मेहनत ही आपका हथियार है और सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है और जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी अब तक नहीं हुई है। तो बच्चों, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप किस तरीके से 5 महीने में स्मार्ट वर्क करके, लिमिटेड पढ़ के 650 नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात करूंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में आए कहाँ से थे। तो आपको स्पेसिफिकली वही चीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरा डेटा एनालिसिस करें 2019 जब से ये एग्जाम शुरू हुआ है, नीट ने अपना एग्जाम शुरू किया है, तो नीट एक्चुअली अपने जो क्वेश्चन है वो लेती कहाँ से है। तो हमें वो सेंट्रिक होकर स्टडी करना है, इधर उधर की रेफरेंस बुक्स, मॉड्यूल्स नहीं पढ़ने हैं। तो आज हम इसी बात पे बेटा बात करेंगे। तो हम अपना वीडियो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरल बात करूंगी बेटा कि किस तरीके से आप 650 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बेटा 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चा होता है वो सुबह 6 बजे उठता है और रात में 10 बजे सोता है कि उसको दिन में पढ़ना पसंद है, सुबह जल्दी उठना पढ़ना पसंद है। वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। भाई 11 बजे सोता है लेकिन सुबह 5 बजे उठ जाता है। तो ऐसे बच्चे हैं। दूसरे जो बच्चे हैं जो दोपहर से लेट नाइट तक पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि वो बच्चे दोपहर में, सॉरी बेटा ये एएम है, ये पीएम है, 2 बजे उठते हैं और 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक पढ़ते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट वाली कैटेगरी में जाना है या इवनिंग शिफ्ट वाली कैटेगरी में जाना है। बीच का कोई सीन नहीं है। ये मत करना कि सुबह उठ रहे हो, 3 घंटा पढ़ा है तो और फिर दोपहर में नींद आ रही है कि मैं लेट नाइट पढ़ लूंगा, फिर दोपहर में सो गई। ये वाली चीज आपको अवॉइड करनी है बेटा। कंसिस्टेंसी लानी है। ये 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टाइम उन वेस्ट नहीं करना है। तो मिनिमम आपको 10 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, 2 मॉक टेस्ट एक हफ्ते के अंदर, एक वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट होगा बेटा, किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस कर पाते हो। मॉक टेस्ट देने का ये भी फायदा है, आपको पता भी चल जाएगा आप कहां पर लैग कर रहे हो। PYQs आपको सॉल्व करने हैं। एक बेटा मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप रेलिवेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या है बच्चों? फायदा ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और उसमें आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर रैंकिंग भी आती है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आप लाई कर रहे हो, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। तो जब आप कोई भी PYQs, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देते हो तो उसी दिन उसमें जो जो गलतियां आई है, एक आपकी गलतियों की बुक होनी चाहिए। जो जो गलतियां आई हैं उनको नोट डाउन कर लो और जब जैसे ही टाइम मिले, आप बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, तो जो भी टाइम मिले आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। तो वो गलतियां उसी दिन लिखनी जरूरी है, उसी दिन करनी जरूरी है। अदरवाइज मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें यह भी पता चल जाएगा जब आप वो गलतियां लिखोगे कि ये पर्टिकुलर किस चैप्टर में से, किस पोर्शन में से, फिजिक्स में से है, केमिस्ट्री में से और बायोलॉजी में से है। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली तीनों सब्जेक्ट के साथ कॉमन करना है। अब हम बेटा 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं फिजिक्स की। बेटा सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो बच्चों को दिक्कत आती है फिजिक्स में। आप यकीन नहीं मानोगे, 90% बच्चे फिजिक्स में 40 नंबर से ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। उनका जो सबसे वीक पॉइंट है, 18 लाख बच्चे बैठे थे, 90% मतलब नहीं कर पाते हैं बच्चे फिजिक्स में स्कोर। उनका सबसे वीक पॉइंट रहता है फिजिक्स। ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर मैं आपके 180 में से 180 नंबर तो नहीं ला पाऊंगी, लेकिन 130 से 140, तो जो जिस बच्चे के 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं वो मेरी ये स्ट्रेटेजी अपनाकर 130 से 140 ला सकता है। क्योंकि आप ज्यादा टाइम फिजिक्स के अंदर मत डालो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग है जहां पर आप फुल में से फुल ला सकते हो। तो फिजिक्स की ये जो मेरी स्ट्रेटेजी
इसका यूज करके 130 से 140 ला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के पीवाईक्यूज। नीट के पीवाईक्यूज आपको जरूरी है करते रहना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज में से, ठीक है। अब हमको पढ़नी है इसके लिए एनसीईआरटी। अब लेकिन अब बात आती है एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने 10 क्वेश्चन 2022 में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में से ही आए थे, यानी 40 नंबर। बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं इससे ज्यादा, तो जो 40 मार्क्स का पेपर है वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठ के एग्जाम्पल में से ही आ गया था। तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ, और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खत्म कर दो। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्या करना है बेटा, सिंगल क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर करने हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स करने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको फुल क्लियर हो जाएगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो जो आपके बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा एक्सरसाइज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हर एक चैप्टर की आपको अच्छे से करनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी की थ्योरी, ग्राफ्स और समरी करना मत भूलना। अगर आप इतना कर लोगे 80% पेपर मैं लिख के दे सकती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहीं से ही आएगा। और 80% पेपर अगर आप ये वाला एनसीईआरटी का कर लोगे तो 80% मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर पाओगे। बट आपको शिद्दत से करना है, पीवाईक्यूज करना नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल जरूर करने हैं, एग्जाम्पलर जरूर करनी है। तो ये सब आपको करना है फिजिक्स के अंदर। इधर उधर के मॉड्यूल, बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक सब पढ़ना छोड़ दो, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और आप इधर उधर की चीज पढ़ते रहोगे, और डायरेक्ट अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो डायरेक्ट 80% क्वेश्चन 22 का देख लो, 21 का देख लो, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आया हुआ है, विद पेज नंबर मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो आपको फिजिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, और जो सीक्वेंस मैंने बताया है उस सीक्वेंस के अंदर आप पढ़ोगे। तो आप 1 मंथ ये वाला स्टडी प्लान फॉलो करो। आप देखना कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो फिजिक्स में आप किस तरीके से आपका ग्राफ इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप 160 प्लस केमिस्ट्री में कैसे ले सकते हो। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, और जो एक्सरसाइज दी होती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे उसमें से डायरेक्ट आते हैं। फिर केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। प्रीवियस पीवाईक्यूज में से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, लिटिल बिट मॉडिफाइड हो सकता है बट वहां से उठ के आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी 2 से सिर्फ 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, जो ये आपका डेटा है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है। तो अब आप इसको ही देख के पता लगा सकते हो कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो अगर हम बात करें बेटा, अगर हम उसकी बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ना है, हर एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी बहुत टिपिकल है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इसके लिए जरूरी है आप एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर थोरोली स्टडी करो। उसकी जो जितने भी फॉर्मूला, एक शीट ऑफ पेपर बनाओ, उस पे फॉर्मूला लिख लो, और जब भी आपको टाइम मिले, सुबह उठते हुए, वॉशरूम जा रहे हो, कभी भी टाइम मिले, उन फॉर्मूला को रिवाइज करते रहो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करनी है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बताती हूँ, पीवाईक्यूज करने हैं, डायग्राम एनसीईआरटी का थोरोली करने हैं, ग्राफ्स करने हैं, ग्राफ्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे, टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको जरूर करना है, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज है। अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम आप बता दो कौन सा चैप्टर हमें इंपॉर्टेंटली पहले करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ एक चैप्टर है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है, और कुछ चैप्टर है जिनमें से बहुत लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्यादातर आप कोशिश करो कि पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को खत्म कर लो। इसके लिए आप नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप किसी कोचिंग में हो तो उसके नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा आप थोड़ा बहुत बाहर से पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आंख बंद करके एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी बाइबल है, ठीक है। ज्यादातर जो चैप्टर्स है वो केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 3 चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स आते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दो, और बस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही
रीड कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक में से। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो 2022 का पेपर था उसमें ज्यादा पोर्शन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का था, फिजिकल का कम आया हुआ था। लेकिन इसके लिए आप फिजिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि 22 में कम आया तो इस बार भी कम आएगा, ऐसा नहीं है। हमें तीनों को इक्वली वेटेज देना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो सेम एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम्पलर मैंने आपको बताया है, सिंगल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और एमसीक्यूज सब करने हैं आपको। एनसीईआरटी की समरी करनी है और स्पेशल पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इतना कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। 90% क्वेश्चंस यहां से ही आएंगे, इधर उधर चीजों के पीछे मत भागो। और ये बड़ा ही कंसेप्चुअल है, उसको ऐसे मेमोरी बेस्ड भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंसेप्चुअल भी है, तो आपको कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले, तो जो 68 से 70 क्वेश्चन है, यानी कि 65 से 70 क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठ के ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। मैं बात करती हूँ बेटा 2019 की। 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एनसीईआरटी में से नहीं आए थे। वो जेन्युइनली एनसीईआरटी में से नहीं आए थे, लेकिन उसको आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे। अगर हम 20 की बात करते हैं, 2020 की अगर मैं बात करती हूँ, तो बस एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का था, वो भी बाहर का नहीं था, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में घुमा के दिया हुआ था। 2022 की अगर मैं बात करती हूं तो एनसीईआरटी में से आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, यानी एनसीईआरटी को आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ताकि आप स्टेटमेंट को समझ सको और उसके आंसर दे सको। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं है कि 2022 में स्टेटमेंट बेस्ड आए थे तो इस बार बस आप बाकी छोड़ दो, स्टेटमेंट बेस्ड ही करो, क्योंकि ये कोई हार्ड फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ही बाइबल है बायोलॉजी के लिए, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठ के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको करने ही करने हैं। 8 से 8 to 10 क्वेश्चंस मॉडिफाइड फॉर्म में हो सकते हैं, बट वो भी एनसीईआरटी में से ही होंगे, लेकिन वो आपका जो ऑप्शनल वाला पार्ट है उसमें होते हैं, ठीक है। तो जो कंपलसरी वाला पार्ट है उसमें कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आएगा। 22 में भी नहीं आया था, 21 में भी नहीं आया था। ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा हायर थिंकिंग का मॉडिफाइड फॉर्म का हो सकता है। तो ये वो पेपर है बेटा, अगर नीट के अंदर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो बायोलॉजी में 360 में से 360, केमिस्ट्री में आप कोशिश करो कि 165 के अराउंड आ जाए और फिजिक्स में 130 से 140 के अराउंड आ जाए, तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगले साल आप व्हाइट कोट पहनकर बैठे होगे और अपने आप को चीयर कर रहे होगे। तो इधर उधर से आपको पढ़ना छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेटेजी बताई है उससे पढ़ना है। सेम विद बायोलॉजी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, डायग्राम बहुत अच्छे से करने हैं बेटा, और समरी मत छोड़ना। समरी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी मेन थ्योरी में नहीं है, और पीवाईक्यूज करना मत छोड़ना, बस इतना आपको करना है और शॉर्ट आपके 650 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वेटेज वगैरह चाहिए, वेटेज वाइज कि हम कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, केमिस्ट्री का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी। तो टाटा बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड होप आप स्टडी हार्ड करो और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। बाय बाय।